रहीम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुका है। अपोजिशन तो पहले से ही नाला थी, अब इत्तेहादी भी रूठ गए हैं और हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इत्तेहादियों को किस तरीके से वो राम कर पाएगी। और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत और मुतालबात जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं। अपोजिशन अचानक से मुतहरिक हो गई है और इन हाउस तब्दीली के इम्कानात कितने हैं, क्या होगी या नहीं होगी। उस्मान बुज़दार भी जो हैं वो काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की आज बात करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरजीहात में है कि इत्तेहादियों के साथ खड़ी हुई है और ख़ासल ख़ास हम काफ लीग के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करेंगे। लेकिन हुकूमत की तरजीहात क्या हैं और अपोजिशन का दबाव किस तरीके से कम होगा, ये सियासी सूरत हाल है। और अफगानिस्तान के जो हालिया हालात और वाक़यात चल रहे हैं और अमीर मुत्तकी जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर रहे, उस हवाले से भी बात करेंगे। ट्राइका प्लस का इजलास हुआ, उसमें क्या सूरत हाल रही और भारत से गंदम लेने की जो गुजारिशात की गई हैं उस हवाले से भी बात करेंगे और सिक्योरिटी मामलात को भी देखेंगे और गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि हमारी जो सनत है उसको क्या मुश्किलात का सामना है। और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब नसीम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इंतखाबी इस्लाहात चैलेंज बन चुकी हैं, बिलों की मंजूरी और अपोजिशन पहले से ही नाला और इत्तेहादी भी रूठ गए, हुकूमत कैसे राम करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन, बहुत शुक्रिया। एहसन, देखें, ये जो इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला है ये बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि 1970 के बाद से आज तक पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए उनमें धांधली का शोर मचा, भले वो ज़मनी इंतखाबात हो, भले वो जनरल इलेक्शन हो। तो इसमें तो गवर्नमेंट को चाहिए था, मेरे ख्याल से हुकूमत ने काफ़ी वक्त ज़ाया किया है। पहले दिन से उन्हें चाहिए था कि इस बिल को असम्बली में लाते, इसके ऊपर खूब सारी डिबेट कराते और सिर्फ इत्तेहादी नहीं, अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं, जितने भी लोग असेंबली में मौजूद हैं, सबको मुत्तफिक होना चाहिए ताकि इस तरह के इलेक्शन हो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। तो उसके लिए तो कौमी असेंबली, सेनेट का हर मेंबर जो है इस लिहाज के ऊपर उसको राज़ी होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड होना चाहिए ताकि कल को अगर कोई इलेक्शन होते हैं तो उसमें कोई भी धांधली का शोर ना मचा सके। तो बहरहाल गवर्नमेंट का ये एक अच्छा फैसला कि पहले तो सुना था कि मुश्तरका इजलास में जो है वो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ऑर्डिनेंस पास करा लें या बिल पास करवा लें, लेकिन अब अगर उन्होंने अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया है और इत्तेहादियों से भी मशवरा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक खुशाइन बात है। और यही होना चाहिए कि तमाम लोग इसकी इन इस्लाहात के ऊपर मुत्तफिक हों ताकि आने वाले जो 2023 में इलेक्शन है या उससे पहले अगर कोई इलेक्शन हो जाते हैं तो तमाम पार्टीज़ जो उसके ऊपर मुत्तफिक हों और इलेक्शन के बाद जिस तरह वेस्ट में होता है कि अपनी हार कबूल कर ली जाती है और दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है, तो किसी के भी जहन में, दिल में शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। नसीम साहब, इत्तेहादियों के हवाले से तो बात जारी है, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने अभी बात की अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने की, तो स्पीकर असद कैसर जो हैं वो मुतहरिक नजर आए, उनको टास्क दे दिया गया है, तो क्या उनकी कोशिशें काविशें रंग लेकर आएंगी? देखें, जब इतनी बड़े मामलात हो तो प्राइम मिनिस्टर को ख़ुद जो है वो अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुलाकात करनी चाहिए। गो के बहुत सारे करप्शन के इल्ज़ामात हैं शहबाज शरीफ के ऊपर जो कि वहाँ पे इस वक्त कायदे अज़्म इख्तलाफ हैं, लेकिन उनसे मुलाकात कर लें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करें। जो अपोजिशन पार्टियों के लीडर हजरात असम्बली में मौजूद हैं उनके साथ इमरान खान को ख़ुद भी गुड जेस्चर के तौर पर मुलाकात करनी चाहिए क्योंकि बात वहाँ से आगे बढ़ेगी और जब आगे बात बढ़ेगी तो स्पीकर से भी बात होगी, बाकी जो आप कमेटीज़ बनाएंगे उनमें गुफ्तगू शनीद होगी और उसमें बिल्कुल इस्लाहात के लिए आपको तमाम के मशवरे लेने चाहिए ताकि एक खुशाइन तौर पे एक अच्छी जो है वो रवायत कायम हो सके। जी, लेकिन सर, अगर देखा जाए तो माजी का थोड़ा सा हम सफ़र भी कर लें तो हुकूमत वक्त जो है और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो बारहा तनकीद का निशाना बनाते रहे। अपोजिशन लीडर को भी उन्होंने भी किसी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं किया, हुकूमत ने भी किसी सूरत में लचक का मुजाहरा नहीं किया, वज़रा ने, मुशीरों ने। तो अभी जो है हमारी अपोजिशन है, क्या वो नजर आता है कि वो कोई लचक का मुजाहरा करेगी? क्योंकि अब स्पीकर असद कैसर उनके पास गए हैं और हमारी जो अपोजिशन है वो इन हाउस जो है, पहले तो वो मैदानों की बात करती थी, अब वो इन हाउस तब्दीली की बात करते हैं। तो इन हाउस कोई तब्दीली के इम्कानात भी हैं?
देखिए, जब आपने अपोजिशन की बात की है तो अपोजिशन वाले जिस तरह इलेक्शन लड़ते रहे, सबको पता है कि इन्होंने अपने अपने हलकों में कितने कितने वोट बनवाए होते हैं, तो वो बड़े कंफर्टेबल है उसी सिस्टम के अंदर लड़ने के लिए। लेकिन अगर हार जाते हैं तो वो धांधली का शोर मचा देते हैं। दूसरा, मुझे अपोजिशन में इतना दमखम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब चौथा साल गवर्नमेंट को शुरू हो गया है, अभी तक तो वो गवर्नमेंट को कोई टफ टाइम नहीं दे सके। और ये जो बाहर भी इनका जमा हो रहे हैं पीडीएम की सूरत में, उससे भी कोई इन्होंने हुकूमत को टफ टाइम नहीं दिया, क्योंकि अपोजिशन के अपने अंदर दरारें पड़ी हुई। आपको पता है कि अपार्ट पोल्स हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। कहाँ पेट फाड़ के ख़जाना निकालने की बातें होती थी, एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के मुकदमात चलते थे। और फिर पीपल्स पार्टी भी पंजाब में एक पोजीशन लेना चाहती है, क्योंकि अगर पंजाब में कोई नहीं जीतता तो वफाक में हुकूमत नहीं बना सकता। तो अपोजिशन अभी गीदड़ बपकियाँ तो ज़रूर दे रही है हुकूमत को, लेकिन कोई प्रैक्टिकली इतना स्ट्रॉन्ग उनका मामला नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि उस्मान बुज़दार को हटाएंगे, पंजाब में नो कॉन्फिडेंस की मूव लेके आएंगे, वो अभी तक लेके नहीं आए। अभी ये कह रहे हैं कि सेनेट को चेयरमैन को हटाने, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आएंगे। पहले भी वोट ये लेके आए थे, लेकिन उसमें भी इनको शिकस्त हुई थी। तो मेरे ख्याल से अभी इन हाउस कोई तब्दीली नहीं आएगी, और अपोजिशन को चाहिए कि वो आने वाले इलेक्शंस की तैयारी करें, क्योंकि अगर उनकी नो कॉन्फिडेंस वोट की तहरीक जो है वो नाकाम हो जाती है तो ये फिर अपोजिशन का एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा आवाम के अंदर। जी सर, उस्मान बुज़दार साहब की आपने बात की है, तो अपोजिशन तो पहले उनकी तब्दीली के बारे में बात करती रही, पीपल्स पार्टी खासी मुतहरिक नजर आई, लेकिन अभी इस इत्तेहादियों के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से इत्तेहादी नाला हैं। खास काफ लीग जो है वो कोई मार्जिन नहीं दे रही तहरीक इंसाफ को इस अभी की सूरत हाल में, और उन्होंने बारहा पंजाब हुकूमत के ऊपर तनकीद भी की, उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया, पंजाब हुकूमत से नाराज़ नज़र आते हैं। तो अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? काफ लीग कोई मार्जिन देगी या कुछ मामलात सेटलमेंट की तरफ जाएंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की तो बहुत कोशिश की है, लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी के पास तो 7-8 सीटें हैं पंजाब असेंबली में, तो वो सिर्फ ये मूव लाने का कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी वाहिद जमात है पंजाब के अंदर वो तो मुस्लिम लीग नून है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो अंदर के इख्तलाफात हैं वो खुल के सामने आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं और अगर वो कामयाब हो जाती है तो उस सूरत में जो पंजाब असेंबली में कायदे अज़्वे इख्तलाफ हमजा शहबाज शरीफ है वो वज़ीर आला बन सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से मरीम नवाज़ को किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि जो पंजाब के सूबे के ऊपर हुकूमत करता है वो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करता है। तो ये जो उनकी अंदर की रिफ्ट है ये नो कॉन्फिडेंस वोट तो आने नहीं देगी। दूसरी तरफ आपने जो काफ लीग का पूछा है तो लाजमी बात है, इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी अपनी रिजर्वेशंस होती है, वो भी अपने हल्के से वोट आवाम से ले के असम्बली में आए होते हैं, उनके हल्के के मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप उनको हल नहीं करेंगे, अपने इत्तेहादियों के मामलात को टेक केयर नहीं करेंगे, तो जब आपको उनकी ज़रूरत होगी वोट के लिए या किसी और मामले के लिए तो वो फिर आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन हमेशा ये देखा गया कि इत्तेहादी नाराज़ तो ज़रूर होते हैं, लेकिन जब आपस में ये लोग मिल बैठते हैं तो इख्तलाफात दूर हो जाते हैं, कुछ ले दे के जो है मामला टल जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ये होगा कि पहले भी हमने इसी तरह देखा कि आपने देखा कि मोनस इलाही को वफाक में जो है वो वजारत दी गई। अभी भी अगर गवर्नमेंट को कोई मुश्किल हालात आगे नज़र आते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो काफ लीग की बात सुनेंगे, उनकी रिजर्वेशंस दूर करेंगे, और मेरे ख्याल से काफ लीग भी बहुत ज़्यादा कोई अड़ने की कोशिश नहीं करेगी। वो फिर हुकूमत के साथ जो है दोबारा आके बैठ जाएंगे या जो भी बिल पेश किए जाएंगे उसमें हुकूमत का साथ देंगे। जी, यानी आपको काफ लीग साथ ही नज़र आ रही है। लेकिन सर ये बताइएगा कि जो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारी मौजूदा हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, चाहे वो MQM हैं, चाहे वो दूसरी पार्टीज़ हैं, इन सब के EVM पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात सर नज़र आए। क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं महज EVM तक ही हैं या फिर पसे पर्दा कोई और भी मुतालिबात हैं और कोई और हक़ाइक़ हैं? देखिए, MQM का भी माजी आपने देखा हुआ है कि ठप्पे लगते थे, पता नहीं लाखों की तादाद में उन्होंने वोट बनाए हुए हैं। सबको फिक्र ये पड़ गई है कि अगर EVM आ गया तो उससे जाली वोट डलना रुक जाएगा। आपको याद होगा कि एक वक्त में पाकिस्तान में जब शनाख्ती कार्ड बनते थे तो हर किसी के पास तो नहीं, कुछ लोगों के पास 3-3, 4-4 शनाख्ती कार्ड होते थे, 4-4 पासपोर्ट बनवा लेते थे। लेकिन जब से नादरा का सिस्टम आया है आपने देखा कि आप एक शनाख्ती कार्ड, एक पासपोर्ट के अलावा आप दूसरा नहीं बनवा सकते।
सकते, वो सिस्टम की वजह से है। ईवीएम में भी यही है कि अगर ईवीएम को इस्तेमाल किया गया प्रॉपरली तो आप एक ही वोट डाल सकेंगे, और जिसका वोट है वो अपना शनाख्ती कार्ड लेके आएगा, ईवीएम में डालेगा, उसकी पर्ची निकलेगी, तो बड़ी शफाफियत आ जाएगी। और मेरे ख्याल से अपोजिशन जमातों में भी और इत्तेहादी जमातों में भी, क्योंकि ये बड़े अरसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके हल्के में बहुत ज़्यादा वोट बने हुए हैं, तो ये शायद इस वजह से घबरा रहे हैं। हालांकि अगर ईवीएम हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ अगर इस्लाहात के लिए आ रही है तो आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी कोई रिजर्वेशंस है तो आप इलेक्शन कमीशन को बताएं, आप गवर्नमेंट को बताएं, लेकिन इसका टोटली इख्तलाफ करना तो वो कोई मुनासिब नहीं लगता। नहीं, लेकिन सर वो अपनी रिजर्वेशंस बता रहे हैं ना सर, वो कहते हैं कि हमें जी ईवीएम का जो है मैकेनिज्म ही नहीं पता, हमें ये मशीन कभी दिखाई नहीं गई, हमें कि इस मशीन को कभी दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, ब्रीफ नहीं किया गया, हमें इल्म ही नहीं होता। बल्कि तो इत्तेहादियों के तो एक बहुत बड़े रहनुमा जो हैं वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जो अभी इजलास मौखिर हुआ है हमें तो इसका भी इल्म नहीं था, ना इसके आने का इल्म था, ना इसके मौखिर होने का इल्म था। तो क्यों हुकूमत जो है वो क्यों इत्तेहादियों को अपने साथ नहीं लेकर चल पा रही, या उन्हें क्यों नहीं एतमाद में लेती? असल में हुकूमत का एक और मसला है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त हुकूमत का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ईवीएम मामले पे आता, उसको कहता कि ठीक है इसमें ये खामियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, किसी भी ज़मनी इंतखाब में आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे, आप अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड ले सकता था, क्योंकि एक खुद मुख्तार इदारा है इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन इस मामले में आगे बढ़ता, हुकूमत की मदद करता और अपोजिशन की भी रहनुमाई करता और उनसे कहता कि हम एक इलेक्शन इस पे करवा के देखते हैं, जब तक आप प्रैक्टिकल में किसी भी चीज़ में नहीं जाएंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। आप अभी ईवीएम की बात करते हैं, कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ईवीएम का इस्तेमाल किस तरह। अपोजिशन लीडर्स ये फरमाते थे कि ये हैक हो सकती है, इसको आप फला कर सकते हैं। भाई ईवीएम को इंटरनेट के साथ तो अटैच आप कर ही नहीं रहे, तो वो हैक कहाँ से होगी? तो पहले बात ये है कि हुकूमत को चाहिए कि इसकी डेमोस्ट्रेशन दे, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसकी डेमोस्ट्रेशन दे, और कहीं पे भी एक आप इंतखाबात करा सकते हैं। अगर आप ज़मनी इंतखाबात नहीं करा सकते तो जिस तरह बार काउंसिल्स के या जर्नलिस्ट एसोसिएशंस के इलेक्शन होते हैं, कहीं तो खुदारा आप इसको ट्राई करें, ट्रायल तो दें, आवाम को भी पता चले कि ये किस तरह इस्तेमाल होगी, अपोजिशन को भी पता चले, और इसमें अगर कोई खामियाँ हैं तो जनरल इलेक्शन के पहले से आने से पहले आप उसकी खामियाँ दूर करें, इस तरह ये मामला हल हो सकता है। सर ये किसकी नालायकी देख रहे हैं कि अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई? अगर देखा जाए तो फिर अभी जितने ज़िमनी इंतखाब हुए उनमें भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती थी। डस्का का मामला सारा आपके सामने खुलकर आ चुका है, ये किसके ऊपर नालायकी जाती है? देखिए, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी नालायकी अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन की है, क्योंकि हुकूमत एक चीज़ लेके आई है, जब वो एक चीज़ लेके आ गई है तो अपोजिशन उस पर डिबेट करे। आप स्टेट अवे कह रहे हैं कि जी ईवीएम नहीं चल सकती, आपको पता ही नहीं है कि उसने कैसे चलना है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को ये मामला टेकअप करना चाहिए था कि आप हुकूमत से कहते हैं कि ये सारा सिस्टम आप हमें दें, अगर लेके आए हैं हम इसका ट्रायल करते हैं, ट्रायल में जो खामियां आएंगी हम आपके सामने पेश करेंगे और आप उसको दूर करें। तो मेरे ख्याल से अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है। लेकिन सर अगर हुकूमत के इकदामात को देखा जाए तो उन्होंने भी इसको जीने मरने का सवाल बना लिया है। उन्होंने क्यों इस तरह का रवैया रखा हुआ है? वो ईवीएम से आगे की बात कर ही नहीं रहे, ना वो मुज़ाकरात की बात, वो जब भी बात शुरू होती है तो वो ईवीएम पे आके ख़त्म हो जाती है। क्यों है ये हुकूमत के लिए जीने मरने का मसला ईवीएम? अच्छा, ये देखें कि ये सिर्फ ईवीएम का मसला नहीं है, इंतखाबी इस्लाहात में 39 इस्लाहात हैं। आप किसी भी अपोजिशन लीडर से पूछें कि ईवीएम के अलावा क्या इस्लाहात हैं तो वहाँ कोई बात ही नहीं करता। वहाँ पे हल्का बंदियाँ आ जाती हैं, मरदमशुमारी आ जाती है और बहुत सारे मामलात हैं। जब आप एक रोना बार बार रोते हैं, धांधली 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 हो गई, तो अगर कोई धांधली का हल लाना चाहता है, वो भले आपको पसंद है या नापसंद है, आप किसी मौके पर आप उनके साथ बैठें। अगर आप नहीं भी बैठे और आपने वो 39 पॉइंट जो है वो पढ़े हैं, पढ़ने के बाद अगर आप टीवी शो में जाते हैं या अपने इजलास करते हैं तो कहीं पे भी आपने उनका हल पेश किया कि ये 39 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में ये खामियां हैं, ये खराबियां हैं। आपने किसी अपोजिशन लीडर या इलेक्शन कमीशन वाले को देखा है कि उसने इनका कोई सलूशन पेश किया हुआ? हर कोई ईवीएम के खिलाफ बात कर रहा है, जबकि उसे पता ही नहीं कि ईवीएम को इस्तेमाल किस तरह करना है। जी अच्छा सर, मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूँगा कि अचानक से हुकूमत की जो परेशानी है उसमें इजाफा हो गया, महंगाई और पेट्रोल और
इन तमाम चीज़ों को तो एक साइड पर रखें, अचानक से जो PDM भी है वो भी मुतहरिक हो गई, अपोजिशन अलायंस भी मुतहरिक हो गए, अपोजिशन की जो बड़ी पार्टी हैं वो भी एकदम से सामने आ गई, ये जलसे जुलूस भी होने जा रहे हैं। आज कराची के जलसे की बात कर लें, क्या अभी भी आपको लगता है कि इन पेज वाली जो बात होती है वो अभी तक कायम दायम है? देखिए, मैं तो इन पेज को नहीं मानता, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जो मुल्क का होता है वो चीफ़ एग्जेक्टिव होता है और आइन की रो से वो जो भी फैसले कर सकता है या उसकी जुरिस्डिक्शन होती है, उसके नीचे सब सबॉर्डिनेट होते हैं। तो ये सेम पेज तो तब होता है ना जब आप मुकाबले पे हो, आप बराबरी के ऊपर हो, फिर तो सेम पेज की बात कर सकते हैं। जब एक चीफ़ एग्जेक्टिव है और हर कोई उसके मातहत है तो फिर सेम पेज की बात नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क के, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं मुल्क की बेहतरी में। हाँ, उसमें मुशावरत बहुत ज़रूरी होती है। और जहाँ सेम पेज की बात हो रही है, हमारी पाक फ़ौज जो है वो बड़ी प्रोफेशनल किस्म की है। आपने देखा है कि दहशतगर्दी की जंग से किस खूबसूरती और दलेरी के साथ हमारी पाक फ़ौज ने पाकिस्तान को बाहर निकाला है। उन्हीं की वजह से जब वो सरहदों की हिफाजतें कर रहे होते हैं, उनकी माएँ रात को जाग जाग के अपने बच्चों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, तो हम लोग बड़े सुकून से सो रहे होते हैं। तो ये एक पेज ही है, ये एक मुल्क है, वो इसी मुल्क की फ़ौज है। वन पेज यानी कि कायम दायम है और वन पेज कायम दायम है और तमाम सियासी मामलात चल रहे हैं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि अपोजिशन जो है वो कोई प्रेशर जनरेट कर पाई है। बहुत शुक्रिया नसीम सदीकी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास आ चुका है। ब्रेक पर नाज़रीन जा रहे हैं, वापस आएंगे तो अफगानिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी सूरत हाल के ऊपर तो हमने बात की, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर। और खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं। सर बहुत शुक्रिया। कसूरी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा अफगानिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है और पाकिस्तान के इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं, जो अभी ट्राइका प्लस इजलास हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, ये जो ट्राइका का प्लस का दोबारा होना, इससे पहले अमेरिका ने एक मिस किया था इजलास। लग ये रहा है कि अमेरिका को खुद अंदाजा हो गया है कि जितनी इस किस्म की मीटिंग्स हो रही हैं उसमें जो ट्राइका प्लस का फॉर्मेट है, जिसमें चीन, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान है, ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट भी है और ये मुफीद भी है। और इसीलिए आपने देखा, हालांकि हिंदुस्तान हलीफ है अमेरिका का, दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुई, चीन तो नहीं गया और पाकिस्तान भी नहीं गया, लेकिन वो अमेरिका भी नहीं गया, क्योंकि वो समझते थे वक्त का ज़या है, अगर पाकिस्तान भी नहीं होगा और चीन भी नहीं होगा। तो एक तो ये बात है कि जो ट्राइका की जो 10 मीटिंग हो गई है ट्राइका प्लस की, तो एक ये मुफीद मैकेनिज्म साबित हो गया है। दूसरी बात यह है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ट्राइका की जो प्लस के जो मेंबरान हैं, उनको मीटिंग के बाद ये मौका भी मिला कि वो आके जो अफगानिस्तान की जो केयर टेकर मिनिस्टर है, इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई मुत्तकी साहब से। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एक किस्म की, मैं इसको वो तो नहीं कहता कि रिकग्निशन है, लेकिन जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में या डिप्लोमेसी में कह दें कि ये अगर डी जोरे नहीं तो डे फैक्टो इस बात का एतराफ है कि तालिबान कर रहे हैं अफगानिस्तान की टेरिटरी में। और साथ ये भी कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लैंग्वेज में कि जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान है उसको हम रखना चाहते हैं कायम, क्योंकि लोगों को बहुत खतरात थे कि लोग इसमें गड़बड़ करेंगे, मुख्तलिफ जो कौमियत है उनके झगड़े करेंगे। कम अज कम इंटरनेशनल कम्युनिटी ये नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में मजीद सिविल वॉर हो, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो दुनिया है उसकी बहुत ज्यादा तमक्कुआत है, खास तौर पर जो खवातीन की तालीम है। आज के माशरे में ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं कि लड़कियों को जाहिल रखा जाए, आधी आबादी को जाहिल रखा जाए। ये तो दुनिया का कोई मुल्क जो है इसको आज इस मूड में नहीं है इसको मान जाए। और मेरा ख्याल ये है कि तालिबान को समझ आ रही है। उन्होंने ये कहा है कि जो मेडिकल तालीम और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, कि मेडिकल फील्ड में 100% खवातीन वापस आ गई हैं, और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें भी बहुत हद तक आ गई है। बकौल उनके 25% अभी रह गया है,
मैं ये समझता हूं कि इन मीटिंग्स का ये फायदा है और दू बात करने का कि जब मुत्तकी साहब वापस जाएंगे तो वो ये जो उनकी क़यादत है तालिबान की, उनको समझाएंगे, बताएंगे कि अगर अफगानिस्तान वाकई उस मुसीबत में जिसमें घिर गया है बाहर निकलना चाहता है, गुर्बत वहां, तो ये खतरा ये हो गया है कि बच्चे जो हैं उनकी जान के लाले पड़ गए, भूख से मर जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि उनकी मदद की जाए और बैनुल अक़वामी बरादरी भी करे और इस्लामी ममालिक भी करे। सही कसूरी साहब, पाकिस्तान तो कोशिशें जारी रखे हुए। आपने अमीर मुत्तकी साहब के हवाले से भी बात की, उन्होंने अपने जितने भी इकदाम उन्होंने किए हैं उसका भी तस्करा किया, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में वो ये गिला भी करते हुए नजर आए कि हम ऐसा क्या करें कि अमेरिका जो है हमें तस्लीम कर ले। अमेरिका चाहता क्या है? तो आपको क्या लगता है कि क्या चाहता है अमेरिका? अमेरिका की तो बात की बात है ना जी, बात यह है कि पाकिस्तान तस्लीम करे, ईरान तस्लीम करे, चीन तस्लीम करे, रूस तस्लीम करे। ये तो इनके और अमेरिका के मफादात यकसा नहीं है। ईरान के तो बिल्कुल ही यकसा नहीं है अमेरिका के साथ, तो नीम जंग की कैफियत है वहां। अगर ईरान भी इस पोजीशन में नहीं कि उनको एक्सेप्ट करे, तो उनको ये सोचना चाहिए कि क्या करना पड़ेगा। एक तो जो वो कहते हैं कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट, उसका ये मतलब नहीं है कि जो पुराने जो हुक्मरान हैं उनको बीच में शामिल कर लिया जाए। उसका ये मतलब है कि जो अहम कौमियतों के लीडर हैं, चाहे वो माजी की हुकूमत से मुंसलिक ना रहे हो या अगर रहे हो तो एक माइनर रोल हो, उनको उनके नाम जाने पहचाने जाए ताकि वो जो कौमियत है अपने आप को उनके साथ एसोसिएट कर सके, मुंसलिक कर सके। एक तो ये है। नंबर दो, जो सारी दुनिया को खतरा पाकिस्तान को भी है, वो ये है कि जो दहशतगर्द तंजीमें वहां हैं, चीन को भी उनसे खतरा है, रूस को भी खतरा है, पाकिस्तान को भी खतरा है, ईरान को भी खतरा है। तो उन पे तो कम अमेरिका तो बात की बात है, तो इन लोगों को तो एश्योरेंस देना। और एक किस्म का एसिड टेस्ट होगा। पाकिस्तान की जहां तक ट्रेवल है वो तो अफगानिस्तान के साथ 100% है। हमने 40 साल में साबित किया हमारे अपने मफाद में, क्योंकि अफगानिस्तान में गड़बड़ हुई तो लामहला पाकिस्तान पे उसका असर पड़ जाएगा। इसलिए आपका ये कहना कि अमेरिका क्या चाहता है ये तो बाद में पता चलेगा। ये वाजे है कि जब ये 4 मुल्क एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेरा अंदाजा है अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा ना एक्सेप्ट करना। सर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? किस तशवीश का शिकार हैं ये 4 ममालिक जिनकी बात आप कर रहे हैं? ये वो रीजनल ममालिक है जिनका मैंने जिक्र किया। कोई मुल्क नहीं चाहता, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की सरजमीन से हमले हों। अफगानिस्तान तालिबान का प्रॉब्लम यह है कि माजी में इन तंजीमों ने तालिबान की मदद की है, TTP ने भी उनकी मदद की है, ये जो चीन पे हमला करते हैं उन्होंने भी उनकी मदद की है, जो उज़्बेक मूवमेंट है उन्होंने भी उनकी मदद की है। अब ये डिफिकल्ट फैसले हैं जो उनको करने पड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आएगी। कोई आसान काम नहीं हुक्मरानी किसी मुल्क में करना, पाकिस्तान में आसान नहीं। आप देखें रोज प्रॉब्लम है, तो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है और मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। तो तालिबान को आहिस्ता आहिस्ता वो मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। हाँ, इन तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा जो हमदर्दी रखता है पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को अंदाजा है कि तालिबान की क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन पाकिस्तान के 100 सिपाही शहीद हो गए हैं बॉर्डर पे, वो इंसान है, उनपे अब उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए उनको अंदाजा होना चाहिए कि भाई ये तो नहीं हो सकता कि हमारे बंदे भी शहीद होते जाएं। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान वाले कहेंगे यार ये अजीब दोस्ती है कि रोजाना हमारे बंदे शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे। तो ये तालिबान को मेरा ख्याल है अंदाजा है, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की और तहरीक तालिबान की बातचीत करवाने की। और ये कामयाब हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो कबायली इलाका है और जो वो डिस्ट्रिक्ट नई बनी है जो KP में आई है, जो पहले ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट थी, वो भी ये चाहेंगे कि मुआहदे हो जाए, क्योंकि उन इलाकों में अमन आएगा। लेकिन अमन तो इस तरह आएगा ना कि दोनों साइडों के लिए काबिल कबूल हो। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो एफर्ट्स हो रही हैं, उम्मीद है कि TTP को भी अंदाजा होगा कि इतना ना
तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को वो आजमाए कि उनके लिए एक मुसीबत बन जाए, क्योंकि उनको पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए ये अमन जो है तभी होगा, आइन को एक्सेप्ट करें फिर बात आगे बढ़ेगी। सही कसूरी साहब, यहाँ पर मैं आपसे हमारी जो खारजा पॉलिसी है अफगानिस्तान के हवाले से उसके ऊपर भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ। क्या हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत खुलकर अफगानिस्तान की जो है वकालत की है, जिस तरह आपने भी रीजनल ममालिक की बात की और तस्लीम करने की बात की, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से खुल के वकालत की वो भी सबके सामने है। और एक वक्त ऐसा भी हमने देखा कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी भी नजर आई, जबकि चाइना, रूस ये बड़ी ताकतें हैं लेकिन ये बड़े संभल के कदम रख रहे हैं और पॉलिसी को वाजे कर रहे हैं। तो हमें कितना मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए? हमें यह मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए कि टीटीपी के साथ अमन तो हो, और वो अमन लेकिन ऐसा हो कि देर पाओ माजी में जितने मुआहदे हुए फेल कर गए, इसलिए कोई धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए किसी साइड पे। ये बात वाजे है, ये पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता कि जवान शहीद होते रहे बॉर्डर पे और वो अपना मुंह बंद करके बैठा रहे। इसलिए ये भी तहरीक तालिबान को ये चाहिए कि वो मुश्किल ना बन जाए अफगान तालिबान के लिए। जो अफगान तालिबान की मुश्किल ये है कि तहरीक तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ उनकी मदद की है, लेकिन ये तो नहीं है कि पाकिस्तान उसका शिकार हो जाए। तो इसलिए जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मुश्किल फैसले तहरीक तालिबान ये तालिबान को करने, अफगानिस्तान के तालिबान है उन्हें फैसले करने पड़ेंगे। अगर चीन से मदद चाहते हैं, अगर सेंट्रल एशिया और रूस से मदद चाहते हैं, अगर ईरान से मदद चाहते हैं, ईरान ये तो नहीं चाहेगा ना कि वो तालिबान की सपोर्ट करे और वहां शिया सुन्नी फसादात हो जाए और उनके ऊपर हमले भी हों। तो ये हर मुल्क की अपनी एक है ना रिजर्वेशन। सही सर, रिजर्वेशंस तो हैं। और मैं सर इस हालिया दौरे के हवाले से आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस हालिया दौरे में ये अपील की गई कि भारत की तरफ से जो अफगानिस्तान गंदम मुंतकली है उसके हवाले से पाकिस्तान ज़रा गौर करे, लेकिन सर सिक्योरिटी खदशात बहुत ज़्यादा हैं, भारत की साजिशों को भी हमें मद्देनज़र रखना है। क्या आपको लगता है कि भारत की जो एक नेकी का दर्स देने की कोशिश कर रहा है और मदद करने की कोशिश कर रहा है, उसकी आड़ में क्या अफगानिस्तान में वो दोबारा रास्ता चाहता है? देखिए, ऐसा तो कोई दो राय नहीं कि वो चाहता है और उसका रास्ता कायम भी हो जाएगा। एक चीज आप पल्ले बांध लें, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान की कॉलोनी नहीं है, एक आजाद मुल्क है। और उस आजाद मुल्क में जब वहां अमन आएगा तो तालिबान चाहेंगे कि दुनिया के सारे ममालिक से उनका रिलेशनशिप बशमूल हिंदुस्तान। तो ये वक्त की बात है, आज भारत इस पोजीशन में नहीं। मेरा ख्याल यह है पाकिस्तान की हुकूमत शायद इस ऑफर को कंसिडर कर रही है। उसकी वजह यह है कि ये कोई ट्रेड की हम इजाजत अभी नहीं दे रहे। अभी इंसानी बुनियादों पर के बच्चे ना मर जाएं, वहां एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो अगर वो मदद देना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको कंसिडर करेगी, क्योंकि ये मसला भारत पाकिस्तान का नहीं, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला है। जहां से भी वहां गंदम पहुंचे, घी पहुंचे, ये सारी चीजें आज बहुत जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के जो ऑफिशियल्स हैं इंचार्ज ऑफ रेफ्यूजीज, वो बता रहे हैं कि आधी अफगानिस्तान की आबादी गुर्बत से नीचे गिर गई है और बच्चों के मर जाने का बहुत ज्यादा खतरा है। सही, बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में भी हमें मद्देनज़र रखना है कि किस तरह की हिकमत अमली और पॉलिसी को इख्तियार करना है। लेकिन पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को बुरानी कैफियत से निकालने के लिए हर वक्त तैयार है और कोशिशें जारी रखे हुए है। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो कार मैन्युफैक्चरिंग सनत के हवाले से बात करेंगे कि हमारी जो कार मैन्युफैक्चरिंग बहरान का शिकार है सनत, उसको किस तरीके से ठीक किया जाए और क्या मामलात वहाँ पर चल रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे और इनको जो मसाइल दरपेश हैं उसके हवाले से। तो सुनील सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सुनील साहब आपका, चेयरमैन पाक व्हील हैं। सुनील साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। मौजूदा हुकूमत ने बड़ी बातें की, जी हम जो है गाड़ियों को आम आदमी तक भी पहुँचाएँगे, उनकी रसाई देंगे, लेकिन दिन ब दिन कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। क्या वजूहात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। सर मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि गवर्नमेंट दावे करे या ना करे, ये बात एक हकीकत है कि कोई भी चीज़ जो बाहर के मुल्क से इंपोर्ट होती है या किसी भी इंडस्ट्री की अगर इंपोर्ट बाहर से आ रही है
तो जब डॉलर प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं होगी और आपका रुपये डीवैल्यू होगा तो चीजें महंगी होंगी, जिसको आप इन्फ्लेशन भी कहते हैं। सो यही चीज जब गवर्नमेंट पेट्रोल इंपोर्ट करती है और वो मार्केट में देती है हमें और आपको कंज्यूमर को, और हर 15 दिन बाद प्राइस बढ़ती है, तो वो ये कहते हैं कि जी डॉलर हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है उनके भी कंट्रोल में डॉलर नहीं है और वो भी इसलिए प्राइस हर दफा इंक्रीज करी जा रहे हैं। एंड लोग अक्सर पूछते हैं कि कभी रुकेगा। आई डोंट थिंक कि मुझे कोई नजर आता है कि कोई रीजन के या जब तक रुपया आपका स्टेबल ना हो तब तक ये प्राइसेस बढ़ती रहेंगी। सर, कोई चेक एंड बैलेंस की अथॉरिटी है या फिर डीलर्स खुद ही बढ़ा देते हैं, या हुकूमत की तरफ से या जो ये इंडस्ट्री है उसकी तरफ से कोई अथॉरिटी कायम की गई है कि वो इनकी कीमतों का तयन करे और देखे, या डीलर्स जब चाहें जिस तरह चाहें इनके रेट्स में इजाफा करें? देखिए, उस लिहाज से प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है भी नहीं और हो भी नहीं सकती, बिकॉज एक बिजनेस है। आप किसी बिजनेस की प्राइस जो देखें, या तो वो आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स दे रहे हो या ईटेबल्स दे रहे हो, तो आप कह सकते हैं जी उस पर प्राइस कंट्रोल लगेगा। इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। आप गाड़ी आपको लगता है महंगी है, आप ना लें, मुझे लगता है महंगी, मैं ना लूं। और जब हम कार मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं, वो कहते हैं जी अगर हम इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हैं तो मार्केट में हमारी गाड़ी लाखों रुपए ऑन पे क्यों बिकती है। सो उनका आर्गुमेंट ये होता है, गवर्नमेंट अपने तौर पर स्टेप लेती रहती है गाय बगाए कि वो ऑन को कम करे या मार्केट में जो प्राइसेस है उनको स्टेबल करने की कोशिश करती है। जिस तरह अगर आपको याद हो तो जून में जब ऑटो पॉलिसी आई थी तो गवर्नमेंट ने एफईडी और टैक्स कम किया था, बट अगेन वो जब उस टाइम पे 153 का डॉलर था, आज जब हम ये बात करें तो 179 का डॉलर है, 26 रुपए डॉलर की प्राइस इंक्रीज होगी 18%। तो मैं अगर कहूं कि जी कार मैन्युफैक्चरर जो है इनके पास और कोई तरीका नहीं था कि वो प्राइस बढ़ाएं, उसके अलावा और कोई चारा नहीं था उनके पास। सही, लेकिन सुनील साहब, हमने ये देखा, जैसे आपने कहा कि गाड़ियां जो है हमें बाहर से भी मंगवानी पड़ती हैं, हमने ये भी देखा कि रुझान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, चाइना जापान से जो गाड़ियां आती हैं वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं और इंपोर्ट की जा रही हैं। वजूहात क्या है इनके पसंद करने की, और जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है उसके और अपनी कंपनीज हैं उनको कितना नुकसान उठाना पड़ता है इस तमाम सूरत हाल में? देखिए, मैं जब ये कहता ना कि जो गाड़ी इंपोर्ट होती है उसका मतलब मैं इंपोर्टेड गाड़ी की बात नहीं करता, मैं इन लोकल असेंबलर्स की बात ही करता। बट इशू ये है कि इनका जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो भी सीकेडी की फॉर्म में इंपोर्ट होता है, और जब तक ये अपनी जो है ना टोटल मैन्युफैक्चरिंग या टोटल रिलायंस जो है वो लोकल सोर्स पे नहीं लेके आएंगे, ऑब्वियसली उनकी जो एक्सपोजर है बजट उस पे डॉलर के साथ वो रहेगा। एंड अगेन अगर आप सारी कंपनी को मुआवजा कर लें, जिस कंपनी ने बेहतर अपनी जो है सोर्सिंग कर ली है, जिसने यहाँ पे वेंडर डेवलप कर ली है, उनकी प्राइस इंक्रीज कम है और जो सारा कुछ इंपोर्ट करते हैं उनकी प्राइस इंक्रीज ज्यादा है। तो गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्टली उनको ये कर सकती है कि उनको फोर्स करे, या जो उनकी पॉलिसी है उसके अंदर के भी आप ज्यादा से ज्यादा लोकलाइजेशन करें, ताकि अगर डॉलर आपके कंट्रोल में ना भी हो तो प्राइसेस फिर भी जो है एक्सोर्बिटेंटली हाई ना हो। सही। सुनील साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में जो बिग थ्री है इसकी बेहतरी के लिए, इनकी मार्केट की बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये गाड़ियाँ जो हैं वो सेल आउट कर सकें? देखिए, बिग थ्री तो अब कोई राय नहीं है। एक कॉन्सेप्ट था पहले पाकिस्तान में बिग थ्री का, अब तो माशाल्लाह 14-15 कंपनियां हैं। गवर्नमेंट जो इकदाम उठा सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट हो। 2021 के जून में जब बजट आया और ऑटो पॉलिसी आई तो साथ आपको याद होगा, आप लोगों ने, मैंने भी, सबने कहा कि जी बड़ी अच्छी पॉलिसी है, और उसमें एक चीज ये थी कि जो फाइनेंसिंग है वो इजी कर दी गई थी ताकि आम आदमी की रीच में गाड़ी आ जाए। ठीक है जी, इससे कंपनियों की सेल भी बढ़ेगी। बट 3 मंथ्स डाउन द रोड, आज से 2 महीने पहले स्टेट बैंक ने एक इंटरवेंशन की और उन्होंने कहा कि जी लोकल गाड़ी जो है मार्केट के अंदर लीजिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और जो ये पुरतई शशियां इनकी जो हम परचेज है उसको डिस्करेज करना चाहते हैं, और उन्होंने मिनिमम जो थी पेमेंट, डाउन पेमेंट थी, वो 15% से उठा के 30% कर दी। इसी तरह उन्होंने टोटल जो लोन की अमाउंट थी वो 3 मिलियन कर दी, और इस तरह के कई स्टेप ऐसे लिए जो कि मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के लिए बुरे हैं। और अगर ऑटो इंडस्ट्री को वाकई सपोर्ट करना है तो इन लिमिट्स की कोई जरूरत नहीं है कि देखें कैश पे तो आज कोई भी इंसान गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर वो लीज के अंदर जा रहा है या फाइनेंसिंग में जा रहा है और उसके अंदर आप इंटरवीन करके उसको लेने से मना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो इन कंपनी के जो कस्टमर है उनको डिस्करेज करेगी। सही। सुनील साहब, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अगर देखा जाए तो चाइना से और जापान से जो गाड़ियां आती हैं उनकी बिल्ट इन क्वालिटीज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती हैं, और जो हमारे ख़रीदार होते हैं उनकी तरजीहात में वो शामिल हो जाते हैं, और जो हमारी लोकल गाड़ियां हैं उनकी जो बिल्ट इन क्वालिटीज़ होती हैं वो बड़ी लो होती हैं। तो इस मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? सर देखिए, बिल्ड क्वालिटी की बात मैं आपसे डिसएग्री करूंगा इन अ वे कि ये 2017 तक तो ठीक था। अब अगर आप मार्केट में जाके देखें तो बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि मेरा ख्याल है अगर आपको एक आधी प्रोडक्ट के अलावा कोई ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी जिसमें डुअल एयर बैग ना हो, पैनोरामिक सनरूफ आना शुरू हो गई है, एबीएस आ गया है, ईबीडी आ गया है, हिल स्टार्ट असिस्ट आना शुरू हो गया है। पहले हमें 90s और अर्ली 2000s के अंदर जो है ना गाड़ियों के अंदर सीट बेल्ट जो है वो भी एज ऑप्शन मिलती थी, साइड मिरर भी खुद लगवाने पड़ते थे। बट आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन, और ये जो इंडस्ट्री है, अगर
गवर्नमेंट इसको सपोर्ट यानी चलने देती है और हर रोज इंटरवेंशन नहीं करती, सो कंपटीशन विल मेक थिंग्स बेटर। और ये 13-14 प्लेयर हैं, जब ये आपस में कम्पीट करेंगे तो एक तो ये चीज होगा कि ऑप्शंस बेहतर होंगी, क्वालिटी बेहतर होगी, और तीसरी चीज ये होगी कि वो एक दूसरे से जब आपस में कम्पीट करेंगे तो प्राइसेस भी कस्टमर के लिए अच्छी और लुक्रेटिव लेके आएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर ना आपसे अपने नाजरीन के लिए जानना चाहूँगा, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि हम हमेशा सुनते आते हैं कि पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है गाड़ियाँ, पाकिस्तान में गाड़ियाँ आ रही हैं। कभी क्या पाकिस्तान ने कोई गाड़ी एक्सपोर्ट भी की है, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? सर आज तक तो कभी एक्सपोर्ट नहीं की। उसकी रीजन ये है कि हम रीजन में सबसे महंगी बिजली देते हैं, हम रीजन में सबसे महंगी गैस देते हैं, और वो भी अभी आपके सामने जो आ रही हैं सर्दियां, उसमें गैस भी नहीं मिलेगी। इंडस्ट्री कम्पीट तब करती है जब आपके पास दुनिया में कम्पीट करने के लिए राइट इनपुट भी हो। अगर लेट्स से मैं किसी भी दुनिया की कंट्री से कम्पीट करता हूं और मैं पाकिस्तान में गाड़ी मंगाता हूं और मेरी गाड़ी महंगी बनती है यहाँ से बनाने की, तो मैं कैसे एक्सपोर्ट करूंगा? तो ये चीजें जो है इनके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। सही, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट को सोचना भी पड़ेगा कि किस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री को जो है वो फैसिलिटेट करे और बेहतर से बेहतर इकदामात करे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।